नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 से संबंधित भारत की अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। ध्यान रखिएगा, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी एक रूप से हम लोग समीक्षा करने वाले हैं कि क्या बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है यह बिहार के युवाओं को स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिए सहयोग प्रदान कर पा रही है। बिहार में स्टार्टअप का क्या क्या स्थिति है, इसका इकोसिस्टम कैसा है, स्टार्टअप से संबंधित क्या चुनौतियां हैं या इस नीति से क्या लाभ होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग सबसे अंत में चर्चा करेंगे कि बिहार में क्या कोई स्टार्टअप है जो कार्य कर रहा है, उसके क्या उदाहरण है। उदाहरणों के साथ हम लोग सबसे अंतिम में चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एक प्रश्न के माध्यम से, जिसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। वो अगर आप लोग प्रश्न नहीं देखें तो प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने ये कुछ रखा था कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के आलोक में इसके उद्देश्य और लाभों की चर्चा करते हुए बिहार में स्टार्टअप के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें और इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप किस प्रकार के सुझाव देंगे। ये प्रश्न मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तो इस प्रश्न के आलोक में हम लोग समझेंगे बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी को। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रो पार्ट दिया है, फिर स्टार्टअप के विषय में बताते हुए कि आज के दिन में स्टार्टअप की आवश्यकता क्यों है और फिर बिहार में किस प्रकार की स्थिति है, और स्टार्टअप पॉलिसी हम लोग सीधा जंप कर जाएंगे कि बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी के उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, चुनौतियां क्या है और क्या उपाय हो सकते हैं। साथ में हम लोग इसके दृष्टिकोण को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं बराबर कि बिहार विकास की पटरी पर तेज गति से आगे जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की जब हम लोग आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो 2022-23 का भी अगर हम लोग डेटा उठा करके चलें, 2022-23 के वित्तीय वर्ष का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो बिहार के जीएसडीपी में वृद्धि दर थी 10.6% की दर से बिहार की जीएसडीपी अब वृद्धि कर रही थी। तो इस गति से अगर वृद्धि कर रही है, जो कि भारत की आर्थिक प्रगति से ज्यादा रफ्तार है, तो जिस गति से बिहार आगे बढ़ रहा है, तो क्या इस गति से बिहार में स्टार्टअप्स का विकास हो पा रहा है, इसको समझेंगे पहले। तो बिहार सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं, कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। क्यों? तो बुनियादी ढांचे में बढ़ावा देकर के और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर के बिहार सरकार ये दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति चाहती है। और अगर हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, न केवल बिहार अपितु भारत की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में स्टार्टअप और इनोवेशन का काम हो रहा है। और इन स्टार्टअप और इनोवेशन के माध्यम से आर्थिक और समावेशी विकास को प्राप्त करने के या इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये स्टार्टअप्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। न केवल नए विचार या नवीन रोजगारों का सृजन अपितु समावेशी विकास को ये बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं हम लोग समझे कि इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देकर बिहार में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है जो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट से लेकर के उस कॉन्सेप्ट की कमीशनिंग तक स्टार्टअप का पोषण करता है। तो ये बिहार में काम किया जा रहा है और इसके लिए हम लोगों के द्वारा आपका बिहार स्टार्टअप पॉलिसी भी लाया गया है। और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से न केवल नवीन रोजगार का सृजन होगा अपितु बिहार की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक गतिशीलता है, जो पूर्व में हम लोग देखे हैं कि 2022-23 में 10.6% की दर से बिहार की अर्थव्यवस्था 2022-23 में आगे बढ़ी थी। जीएसडीपी में जो वृद्धि दर हुई थी, तो इससे भी तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है और उसमें गतिशीलता आ जाएगी। इसी आलोक में हम लोग देखते हैं कि बिहार की सरकार के द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को लाया गया। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि बिहार में स्टार्टअप नीति का विकास किस कालखंड से हुआ है, तो ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि बिहार सरकार के द्वारा अपनी पहली स्टार्टअप पॉलिसी 2016 ईस्वी में लाई गई थी, जिसमें संशोधन किया गया था 2017 में। ध्यान रखिएगा, 2017 में इसमें संशोधन किया गया था। और यह जो स्टार्टअप पॉलिसी थी यह लाया क्यों गया था, तो एक स्वतंत्र और पारदर्शी इकोसिस्टम बनाने के लिए जो स्टार्टअप्स के लिए सहायक सिद्ध हो, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी।
और इस पॉलिसी के माध्यम से बिहार सरकार ने राज्य में वित्त पोषण यानी जो स्टार्टअप्स हैं उसके फाइनेंस के लिए, उसके प्रचार और उसके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को समर्थन प्रदान करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी 2016 लाई गई थी और बोला गया था कि इसी के माध्यम से पहली बार बिहार में 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ एक स्टार्टअप ट्रस्ट का निर्माण किया गया, स्थापना की गई थी और इसी ट्रस्ट को हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप नीति के तहत इस ट्रस्ट को एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य प्रदान कर दिया जाता है कि अब स्टार्टअप्स की देखरेख करने वाली एक महत्वपूर्ण या नोडल एजेंसी के रूप में काम करें। इसी के उपरांत हम लोग देखते हैं कि 5 वर्षों के उपरांत 2022 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च की जाती है सरकार के द्वारा और इसका मूल लक्ष्य रखा जाता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को और अधिक बढ़ावा देना, इसके साथ ही राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए अधिक समग्र एवं लाभकारी इस नीति को बनाना तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया को तेज कर इस नीति के कवरेज को व्यापक बनाना ताकि जो बिहार हमारा है वह एक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित हो सके और प्रत्येक राज्य से यहाँ पर लोग आकर के अपने स्टार्टअप को प्रारंभ कर सके। साथ ही साथ यहाँ के जो युवा हैं उनके जो विचार हैं उन विचारों को वह बिहार राज्य के लिए ही काम करे और यहीं पे अपने स्टार्टअप की स्थापना करे। अब दृष्टिकोण की बात करते हैं बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के दृष्टिकोण की, तो ध्यान रखिएगा राज्य में समावेशी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अनुकूल स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्टअप के सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारने का सरकार का एक लक्ष्य रखा गया है। यह सरकार का अपना दृष्टिकोण है ताकि बिहार भारत के अन्य राज्यों के साथ इस क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा कर सके और प्रगति की एक नई इबारत को लिख सके। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि बिहार स्टार्टअप नीति के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि इस नीति का उद्देश्य क्या हो सकता है। यदि कोई एक नीति बनाई गई है तो उसका मूल उद्देश्य होगा कि किस प्रकार से हम अपने पिछले किए गए कार्यों के अनुभव के आधार पर आने वाले समय में उस कार्य को और बेहतर करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर युवाओं और उद्यमियों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। सीड फंडिंग के साथ साथ अनुदान द्वारा समर्थन दिया जाएगा, यानी अगर किसी कोई स्टार्टअप प्रारंभ हो रहा है तो उसको अगर प्रारंभिक सीड फंडिंग की जा रही है सरकार के द्वारा तो सीड फंडिंग के अतिरिक्त उन्हें अनुदान भी देगी सरकार इस नीति के द्वारा। उद्यमिता विकास केंद्रों और उद्यमिता सुविधा केंद्रों के विकास को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी सरकार। शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालयों में, वहां पर शिक्षा में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम या कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से भी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे और शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त है कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी जहां पर उन स्टार्टअप्स के स्थापित करने के लिए क्या क्या समस्याएं होंगी उसका समाधान वगैरह सारा जो काम होगा स्टार्टअप से संबंधित इस इंक्यूबेशन सेंटर में किया जाएगा। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इसके अतिरिक्त रेगुलेटरी असिस्टेंस भी उन्हें उपलब्ध करवाएंगे या नियामकीय सहायता उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ उन स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रकार के सलाहकारों तक पहुंच आदि प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप व्यापक पोर्टल की स्थापना की जाएगी ताकि कोई भी उद्यमी है जो अपना एक नया स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उसे विभिन्न अलग अलग स्थानों पर जाना ना पड़े, घूमना ना पड़े। बस एक पोर्टल की स्थापना कर दी गई है, उसमें उसे वित्तीय सहायता भी मिल जाएगी, रेगुलेटरी असिस्टेंस भी मिल जाएगी और साथ ही साथ उसे विभिन्न प्रकार के सलाहकारी सेवाएं भी उसे प्राप्त हो जाएगी अपने स्टार्टअप से संबंधित। तो इस प्रकार से एक वन स्टॉप व्यापक पोर्टल की स्थापना की जाएगी और समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम तो स्टार्टअप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोग देखें कि हमें विभिन्न प्रकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है अपने उद्योगों की स्थापना के लिए, चाहे श्रम से संबंधित हो, बिजली हो, पानी हो या लैंड हो, सभी के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है और इन्हें अगर आसान नहीं बनाया जाएगा तो स्टार्टअप हब के रूप में विकास हमारा बिहार का नहीं हो पाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी चीज कि बिहार में स्टार्टअप की पात्रता या योग्यता क्या होगी, कौन स्टार्टअप कहलाएगा, कौन स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, उसके लिए भी इस नीति में बाकायदा उल्लेख किया गया है, अलग रूप से बताया गया है। तो सबसे पहले पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक वह कंपनी या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो, या एक साझेदारी फर्म के रूप में रजिस्टर्ड हो, या एक सीमित देयता भागीदारी फर्म के रूप में रजिस्टर्ड हो, वह आपका बिहार में स्टार्टअप के लिए पात्र होंगे। टर्नओवर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पंजीकरण के उपरांत किसी भी एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए उस कंपनी के लिए, या उस आपका जो भी वस्तु का निर्माण कर रहा है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो जो भी आप प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें नवाचार की भूमिका महत्वपूर्ण हो, इनोवेशन की, तो वह इकाई इनोवेशन और विकास या उत्पादों या प्रक्रिया सेवाओं में सुधार की दिशा में काम कर रहा हो। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण से बनी कोई इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति पहले 20 साल से काम कर रहा है और चाह रहा है कि स्टार्टअप नीति का उसे लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए उसने अपनी कंपनी का विभाजन कर दिया और इसके अनुकूल, इस नीति के अनुकूल बना करके स्टार्टअप का लाभ यदि लेना चाहेगा तो वह व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। इसके अतिरिक्त उस इकाई का या उस यूनिट का रजिस्ट्रेशन जो है वह बिहार में होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के द्वारा जो भी परिचालन कर है या जो भी टैक्स है वह बिहार में दे होना चाहिए, तभी वह पात्र होंगे बिहार स्टार्टअप नीति के तहत जो भी लाभ प्राप्त होने होंगे तब उसे यह लाभ प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के लाभ क्या-क्या हो सकते हैं, क्या-क्या लाभ हैं इसके, कि युवा उद्यमी जो है या जो युवा नवाचार को अपना आइडिया को अगर उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं तो इस नीति के तहत उन युवाओं को, उद्यमियों को किस प्रकार का लाभ उपलब्ध होगा। तो सबसे पहली बात है कि उद्यमिता को यह नीति बढ़ावा देगी क्योंकि यह उद्यमियों के लिए अनुकूल बनाई गई है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हमें अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें शुरू होती है आवश्यकता होती है पैसे की। तो पैसा यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे, वह भी बिना ब्याज का, और बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराएंगे उस स्टार्टअप इनोवेटर, उस स्टार्टअप उद्यमी को। और यह जो लोन होगी 10 वर्षों के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि वह इसे लौटा सके 10 वर्षों में। और सीड मनी के रूप में इस लोन का आवंटन किया जाएगा। यानी सीड मनी की जब हम लोग बात करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब किसी भी स्टार्टअप को पैसे की आवश्यकता होती है तो सीड मनी के रूप में बिहार सरकार 10 लाख रुपए का 10 वर्षों के लिए लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो इस नीति में इस पहलू को भी जोड़ करके रखा गया है। यदि कोई महिला अपने लिए कोई स्टार्टअप कर रही है या एक नया स्टार्टअप लेकर के आ रही है तो उसमें उसको क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा भी इस नीति में की गई है। तो उत्पाद सुधार एवं वित्त के लिए कठोर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यवसायों के लिए 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वैसे लोग जो कठोर प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं उनके लिए। वहीं महिलाओं की जब बात करेंगे तो महिलाओं को 5% तक का बढ़ा हुआ प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाएं इस क्षेत्र में आए, अपने स्टार्टअप को प्रारंभ कर सकें। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। अब बुनियादी ढांचा की बात करते हैं तो यहाँ पर वित्तीय प्रोत्साहन की बात हो रही है। वित्तीय प्रोत्साहन सहित अन्य प्रकार के जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होंगे वो बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी और युवाओं के लिए एक अनुकूल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ पर वो अपने स्टार्टअप्स की स्थापना कर सके। अब ठीक है, स्टार्टअप की तो स्थापना हो जाएगी, हम कर लेंगे, लेकिन बिहार में यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप या अपने नवीन उद्यम की स्थापना करता है तो उसके सम्मुख आने वाली सबसे प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती है। तो सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो बिहार में नवाचार और उद्यमिता के विषय में जागरूकता की कमी है, ये ध्यान रखिएगा। आज भी अगर हम लोग के पास अगर कोई आए तो हम लोगों से पूछे कि आप कोई इनोवेटिव आइडिया दीजिए ताकि हम अपना एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर सके, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें, तो अधिकतर लोगों के पास में इस प्रकार की क्या करें क्या नहीं करें उसके विषय में जागरूकता की कमी होगी। सहायक बुनियादी ढांचे की कमी है बिहार में,
और जो उपलब्ध बुनियादी ढांचा है उस तक सभी लोगों की पहुंच भी नहीं है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस ढांचे में बहुत अधिक समस्या भी है। आधारभूत बुनियादी ढांचे की बिहार में तो एकदम कमी है, चाहे आप सड़क की बात कर लें, बिजली की बात कर लें या कनेक्टिविटी की बात कर लें। आज भी हम लोग देखते हैं कि अधिकतर शहरों में तो सड़कें अच्छी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जब बात करते हैं तो वहां अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो आधारभूत बुनियादी ढांचे की भी कमी है, बिजली और कनेक्टिविटी की बात हो गई। निम्न कौशल विकास, और अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में कौशल विकास की, तो बिहार में कौशल प्राप्त लोग या कुशल लोगों की काफी कमी है। और जो कौशल जिनको प्राप्त है, जो कि कुछ सीखे हुए हैं किसी भी ट्रेड में, तो कौशल प्राप्त लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं, क्योंकि बिहार में उन्हें उसके अनुसार पैसा नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, और अधिक वेतन की चाह में बिहार से पलायन हो जाता है। बिहार में अपर्याप्त वित्तीय संसाधन है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। यहाँ का नियामक तंत्र बड़ा जटिल है। अगर हम लोग ओवरऑल भारत की ही बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, उसमें कुल 189 अर्थव्यवस्थाओं या देशों में भारत का स्थान 63वां है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रचलित श्रम कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार या विवाद समाधान से संबंधित जो कानून है वो अत्यंत कठोर है, और इसे अधिक लचीला बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि जो इनोवेटर्स हैं या जो आपके उद्यमी है, नवीन उद्यमी है, जो स्टार्टअप्स को प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए और आसानी हो सके, ये ध्यान में हमें रखना है। इसके अतिरिक्त राजस्व सृजन में कमी है। तो अगर हम लोग देखें कि जैसे-जैसे किसी कंपनी का दायरा बढ़ता है या उसका परिचालन बढ़ता जाता है, तो उसका राजस्व में कमी होती जाती है। राजस्व में जब कमी हो रही है, लेकिन उसका जो खर्च होगा, वह लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका दायरा बढ़ रहा है। जब दायरा बढ़ेगा तो उसको अपने अंदर में एम्प्लॉइज़ भी कुछ रखने पड़ेंगे, और वो एम्प्लॉइज़ क्या करेंगे? खर्च को बढ़ाएँगे। उनका वेतन देना होगा, जो भी उनका ट्रैवल अलाउंस होगा या जो भी उनका सारा कुछ भत्ता वगैरह जो है, सब कुछ देना पड़ेगा। तो परिचालन जैसे-जैसे बढ़ेगा, राजस्व कम होता है और खर्च बढ़ता जाता है। तो इसे झेलने के लिए अधिकांश उद्यमी तैयार नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त बिहार में नौकरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की उपलब्धता के कारण बिहार में स्टार्टअप को प्रारंभ करना एक दुरूह कार्य माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो बिहार में बिजनेस कल्चर की भी काफी कमी है, और सरकारी नौकरियों की लोकप्रियता युवाओं के मध्य काफी अधिक देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के युवा स्टार्टअप प्रारंभ करने की सोचते भी नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि हम बिहार के जितने भी युवा हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, उन्हें स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है। और यदि किसी युवा के द्वारा स्टार्टअप के विषय में सोचा भी जाता है, तो वो बिहार से निकल करके किसी अन्य राज्य में जाकर के अपने स्टार्टअप को प्रारंभ करता है, या वहां पर जाकर के वो स्टार्ट करता है। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग चुनौतियों से निपटने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, ये तो चुनौतियाँ हो गई। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों को उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी, और हमें कुछ ऐसे शिक्षण मॉड्यूल, चाहे स्कूल की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, उनमें लागू करनी होगी, जिससे युवाओं के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त जो नवीन उद्यमी हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो भी जोखिम है, उनमें कमी करने की आवश्यकता होगी, ताकि यहाँ पर उद्यमिता का विकास किया जा सके। इसके अतिरिक्त अगर अन्य उपायों की हम लोग बात करें, तो उद्यमियों के मध्य पर्याप्त वित्त तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, बिहार में अवसंरचना और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि हम लोग बराबर एक चीज सोचते हैं कि हम लोग चुनौती भी पूछ दिया है, और इस चुनौती से निपटने के लिए उपाय भी पूछा गया है। तो हम लोग उपाय क्या दे सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यदि हमें चुनौतियां पता होती हैं कि क्या क्या किस चीज में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों को ही समाप्त करने के रूप में हम लोग उपाय का आंसर लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो भी अगर हम लोगों ने चुनौती पहले पढ़ी है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है कि किस किस चीज में हमारे पास में चुनौतियां हैं, तो उससे अगर हम लोग हटा देंगे, चुनौतियां समाप्त हो गई, तो वो हमारा उपाय हो गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने देखा था कि बिहार में कौशल विकास की काफी कमी है। तो हम लोगों को यहाँ पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। हमें जागरूकता का प्रचार प्रसार करना होगा, ताकि ये बताना होगा कि भैया केवल सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी के अतिरिक्त भी आप अपना स्टार्टअप
स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा यह पॉलिसी लाई गई है जो आपके हित के लिए है। तो इस प्रकार की जागरूकता का भी प्रचार प्रसार हमें युवाओं के मध्य करना होगा। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप के अनुकूल अन्य सारी नीतियों को बनाना होगा। ये नहीं कि हम लोग केवल एक स्टार्टअप नीति लेकर के चले आए और बाकी नीतियों को छोड़ दिए। तो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वह स्टार्टअप को सपोर्ट करे, उसके अनुकूल हमें नीतियां बनानी होगी। इसके अतिरिक्त नियामक तंत्र जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको लचीला बनाने की आवश्यकता होगी। अब लाइसेंस, अब किसी चीज का निर्माण हमें करना है तो उसके लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया होगी उसको आसान बनाना होगा। कम समय में जल्दी से जल्दी आसानी से उनको वो लाइसेंस प्राप्त हो सके, इस प्रकार की नीतियां हमें बनाने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ श्रम कानूनों की बात कर लेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात कर लेंगे और विवाद समाधान आदि से संबंधित जो भी तंत्र है उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी ताकि यह स्टार्टअप्स के अनुकूल बन सके। इवन हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने अपने उद्योग की स्थापना कर दी है लेकिन अब बंद करने के समय हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब बंद हम लोग कोई स्टार्टअप, कोई नया उद्यमी है वो स्टार्टअप स्टार्ट किया और फेल हो गया उसका स्टार्टअप, अब वो उस उद्यम को बंद करना चाहता है तो जितना जल्दी वो बंद कर सके ताकि उसका जो कॉस्ट है उसमें और वृद्धि ना हो सके, उसे और अधिक हानि ना हो सके। तो इस प्रकार का प्रयास करना होगा, सरकार को इस प्रकार की नीतियां लानी होगी। साथ ही साथ हमें स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस लाना होगा ताकि एक ही जगह पर किसी भी स्टार्टअप को विभिन्न प्रकार की जो नियामकीय मंजूरी है वो उपलब्ध हो जा सके। चाहे आपका पानी का कनेक्शन लेना हो, बिजली का कनेक्शन लेना हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार के श्रम कानून से संबंधित हो या अन्य कानूनों से संबंधित यदि उसे किसी मंजूरी की आवश्यकता हो तो एक सिंगल विंडो पर पोर्टल पर क्लिक करके या एक ऑफिस में जाकर के सारे क्लियरेंसेस उसे प्राप्त हो जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई है उसका बेहतर तरीके से कुशल क्रियान्वयन करने की आवश्यकता होगी, तो ही बिहार एक स्टार्टअप हब या इकोसिस्टम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अंत में यदि हम लोग इसका एक लिखेंगे निष्कर्ष तो ध्यान रखिएगा कि इन उपायों के अतिरिक्त लाल फीताशाही और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त या उस पर अंकुश लगा करके स्टार्टअप के लिए एक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के कर्मठ युवा, शब्द पर ध्यान रखिएगा, बिहार के युवा बहुत कर्मठ हैं, ये ध्यान रखना है। तो बिहार के कर्मठ युवा जो राज्य से पलायन करने को मजबूर हैं वे बिहार में अपने नवाचारी उपायों को धरातल पर उतारकर बिहार को एक स्टार्टअप हब के रूप में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार की यह नीति हमें बनानी होगी और अंत में हम एक पॉजिटिव निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो इसके अनुसार हम ये चीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अंत में हम लोग देखेंगे कि बिहार में यदि कुछ स्टार्टअप्स है तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी कि देहात एक स्टार्टअप है, देहात, ये ध्यान रखिएगा, ये कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप है और यह वित्तीय सेवाओं और बाजारों तक किसानों को पहुंच प्रदान करवाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सत्तूज, सत्तू तो बिहार का फेमस है, तो सत्तूज भी हमारा एक स्टार्टअप है और ये सत्तू प्रदान करता है और इसने इंडियन एंजल नेटवर्क से फंड भी प्राप्त किया है। मेडिशाला हेल्थ केयर की बात करें, ये पटना का है, इसने चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाती है और स्थानीय रसायनज्ञों के माध्यम से चिकित्सकों को मरीजों से जोड़ने में मदद करता है ताकि चिकित्सकों को उनके अनुकूल मरीज प्राप्त हो सके और मरीजों को भी इनके अनुकूल चिकित्सक या डॉक्टर्स प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त रोड एक्सप्रेस है, रोड एक्सप्रेस ऑन डिमांड मिनी वाहन और ट्रक सेवा फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है। एगोज है, एगोज आपका बिहार और मध्य प्रदेश दोनों में काम करता है और ये अंडा फार्म का संचालन करता है, अंडों का ये आपका स्टार्टअप है। कार्तिकियों की बात करेंगे, कार्तिकियों कपड़ों एवं फैशन के लिए बाजार या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पर कपड़ों को बेचने के लिए उपलब्ध कराता है अपने प्लेटफॉर्म को, इसके माध्यम से कपड़ों को व्यवसायी सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ बिहार के स्टार्टअप्स थे जिनकी जानकारी यदि पूछे तो हम लोग अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का सेशन बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोग को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।